एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जस्ट बाय विनीता मैम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके क्लास 6 का जो हमने एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की थी उसका हम चैप्टर 6 डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि इससे पहले हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं वो 5 चैप्टर तो प्लीज़ आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, अदरवाइज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आज हम चैप्टर 6 ज्योग्राफी का करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नेम है आपका पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इससे पहले हमने पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में पढ़ा था। अगर वो वीडियो आपने देखी है ना, परिमंडल वाली जो चैप्टर 5 है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसके लिए बेस के रूप में काम करेगा। यानी कि अगर आपने वो वीडियो पढ़ी तो आपका बेस क्रिएट हो गया होगा कि पृथ्वी के क्या परिमंडल होते हैं। उसी में से हम एक जो स्थल रूप है वो वाला भाग आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जितनी भी वीडियोज़ मैं डालती हूँ, लाइक आपका स्टैटिक जीके की सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर रखी है। मैं कल भी मैंने आपके लिए वीडियो डाली थी। डेली मैं आपके लिए 2 वीडियोज़ डालती हूँ, जो एक एनसीईआरटी की होती है और एक आपकी अदर वीडियो होती है, चाहे वो साइंस की हो चाहे स्टैटिक की हो चाहे आपकी करंट अफेयर की हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा स्क्रीन अपना छोटा कर लूँ ताकि आपको जो मैटर है वो विजिबल हो जाए। अब इससे आगे आपके सामने आता है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। स्थल रूप यानी स्थल से आप क्या समझते हो? स्थल क्या होते हैं? यानी भूखंड, ऐसा भूखंड जिस पर क्या रहता है, मानव जाति निवास करती है। और अलग अलग तरह के स्थल रूप होते हैं। यानी कि स्थल रूप बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम जो जिस स्थल रूप पर रहते हैं, हम मैदानी जो भाग है ना उस पर रहते हैं। स्थल रूप लाइक आपके सामने इमेज दे रखा है किस किस तरीके से हैं ये सारी श्रृंखलाएं। ठीक है, पहले हम फटाफट रीड आउट करते हैं। ये सारा आपने पढ़ रखा है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे होते हैं, कुछ नीचे, जैसे पहाड़ हैं, फिर पठार हैं, फिर आपकी घाटियाँ आ जाएंगी, फिर आपके मैदान आ जाएंगे, या फिर ढलाने वाली स्थलखंड आ जाएंगे। इस तरीके से ऊंचे नीचे, यानी कि अस्त व्यस्त है सब कुछ। ठीक है, जैसे पहाड़ों पर भी लोग रहते हैं, लेकिन उनको पूछ कर देखो किस तरीके से रहते हैं। इस तरीके से ढलान होती है, उनको चढ़ चढ़ के यहाँ उनका घर होता है, ऐसे जाते हैं वो। लेकिन जो मेजरली रूप से जो जनता निवास करते हैं ना, वो मैदानों में निवास करते हैं, प्लेन्स के ऊपर रहना पसंद करते। जैसे हमारा घर है प्लेन के ऊपर ही तो है, वो थोड़ी कोई पहाड़ी के ऊपर है ऐसे। ठीक है, ये जो स्थल रूप है 2 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ये आपको ये जानकर आश्चर्य यानी हैरान होंगे आप कि मैदान जिस पर आप खड़े हो उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। आपको पता है ना, पृथ्वी के नीचे गति चलती रहती है। पृथ्वी क्या है, मोशन में रहती है। उसके नीचे जितनी प्लेटें हैं वो क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, बहुत सारी दिशाओं में करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि जहाँ अभी हम, जैसे मैं यहाँ बैठ के पढ़ा रही हूँ, तो जहाँ जिस प्लेन पर हमारा घर बना हुआ है ना, उसके नीचे जो पृथ्वी है वो गति कर रही है। ठीक है, मोशन में वो है, उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाते, कहीं धंस जाते। जब एक गति होती है ना, तो कहीं तो जमीन ऊपर उठ जाएगी, कहीं नीचे धंस जाएगी। ठीक है, ऊपर उठ के ऐसे बन जाएगी, फिर नीचे धंस जाएगी। ठीक है, ये इमेज आपके सामने दे रखी है, वही बताती हूँ मैं आपको। पहाड़ी व स्थलीय भाग है जो कि आसपास की जो भूमि से थोड़ी ऊंची उठी होती है। अब आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, पर्वत और पहाड़ी में क्या अंतर होता है? पर्वत तो बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन जो पहाड़ी होता है मैदान से थोड़ी सी ऊंची होती है वो। ठीक है, पहाड़ी व स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से थोड़ी सी ऊंची होती है। जैसे 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहेंगे, और 8000 से मीटर ऊंची, जो 8000 मीटर से ऊंचे होते हैं उसे पर्वत कहेंगे। ठीक है, यानी कि जो 600 मीटर से ज़्यादा होती हैं, ठीक है, इससे ग्रेटर देन होती हैं, उसे तो हम खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहेंगे। और जो 8000 से मीटर हो जाए उनको क्या कहेंगे, पर्वत कहेंगे। और जो 600 से कम है उसको हम पहाड़ी, 600 से ऊपर 8000 तक जाएंगे उसको हम पर्वत कहेंगे। ठीक है, अब इसके सामने बहुत अच्छी इमेज है आपके सामने, इससे आपको बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम हमेशा कन्फ्यूज होते हैं। पर्वत है, पठार है, श्रृंखलाएँ क्या होते हैं, घाटी पहाड़ी क्या होते हैं, मैदान, स्थल, संधि, प्रायद्वीप, ये सब क्या क्या चीज़ होती हैं। प्रायद्वीप और द्वीप में क्या अंतर होता है आपका। ठीक है, नदी कैसे मुहाना बनाती है, डेल्टा क्या होता है, वितरिका क्या होती है। अगर ये आप अच्छे समझ लोगे ना, ये इमेज पूरा चैप्टर आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो देखो पहाड़, पहले मैं आपको पर्वत श्रृंखला दूँ, बहुत सारे पर्वत की श्रृंखला, यानी एक क्रमबद्ध रूप से बहुत सारे पर्वत हैं, उसे हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। कलर में चेंज कर लो, ब्लू कलर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पर्वत बने हुए हैं जो क्रमबद्ध रूप से बने हुए हैं, इसे हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। अब इन पर्वत श्रृंखलाओं में से जो मुख्य होता है वो हमारा पर्वत है। पर्वत की सबसे, इसी जो पर्वत श्रृंखलाओं में से ही जो पर्वत सबसे ऊंचा होता है उसी क्या होता है, सबसे ऊंची चोटी होता है। जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला है, लेकिन हिमालय के अंदर जो पर्वत है वो हमारा कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, ऐसे। फिर आगे पठार, पर्वत से थोड़े मतलब कि नीचे, यानी कि पर्वत लगा लो 8000 मीटर तक है तो उससे नीचे, यानी 600 से 8000 के बीच के जो होते हैं आपके पठार होते हैं, जो पर्वत से क्या होते हैं, नीचाई होती है। जो पर्वत ऊंचे हैं तो नीचे थोड़े से कम होंगे। ठीक है, इससे घाटी होती है, जो पर्वतों के बीच में जो समतल मैदान होता है उसे हम घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। ठीक है, और इससे आगे है आपका पहाड़ी। आपको पता है पर्वत से जो कम जो है, जिसकी हाइट उसे पहाड़ी कहेंगे। ये पठार है, सॉरी मैंने गलत बता दिया था। पर्वत की जिससे हाइट कम है उसे हम पहाड़ी कहेंगे। ठीक है, जैसे पहाड़ी, ऐसे पहाड़ ऊंचे तो थोड़ी सी कम
ऊंची नीची क्या हो जाएगी आपकी पहाड़ी हो जाएगी, ठीक है। और पठार होते हैं जैसे अपने घर में आपकी टेबल होती है ना, ये टेबल जैसे इस तरीके से आपका ये ऊपर वाला हिस्सा उठा हुआ है, इसे हम कहते हैं पठार। लेकिन ये समतल होता है, देखो पहाड़ी दिख रही है आपको, ऐसे 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 ढलान मिलेगा, क्योंकि पठार कैसा समतल होता है ये, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे हम बात आते हैं मैदान जहाँ हम रहते हैं। मैदान बिल्कुल प्लेन, जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, इस लैंड मास पर हम रहते हैं, इसे हम मैदान कहते हैं, जो बिल्कुल प्लेन है, जहाँ पर खेती भी बहुत अच्छे से की जाती है और जनता निवास भी बहुत अच्छे से करती है, ठीक है। अब मुख्य जो नदी है, आपको पता है नदी कहाँ से निकलती है, जहाँ पर्वत है वो अपने ग्लेशियर, उनके जो ग्लेशियर है बर्फ से ढके हुए हैं, वो ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो वहाँ से पानी इस तरीके से बहता है, वो नदी का काम करता है। इस तरीके से हमने अलग अलग नदियों के नाम दे रखे हैं। फिर जो नदियाँ हैं वो किस तरीके से मैदान में आगे जाकर बहती हैं, मैदान में जाकर बहेंगी, उन्हें एक जगह भी तो चाहिए जहाँ वो अपना पानी गिराएंगी। तो मैदान से होती हुई वो कहाँ जाएंगी, समुद्र में आएंगी, समुद्र में ऐसे आएंगी तो अलग अलग तरीके से अपना पानी गिराएंगे, जिसे हम वितरिक आप क्या कहते हैं, वहाँ पर आपका नदी मुहाना बनाते हैं, जहाँ पर नदी अपना पानी गिराएगी ना, वहाँ नदी मुहाना। लेकिन जहाँ बहुत सारी नदियाँ आपस में मिल करके वहाँ पानी गिराएंगे, जैसे एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, ये तो चलो यहाँ झील बन गए, तो ये सारी मिलकर क्या बनाएंगी, डेल्टा बनाएंगी। जहाँ नदी पानी डालती है समुद्र में उसे नदी मुहाना कहेंगे, और जहाँ ये 2-3 जो नदियाँ हैं मिलकर अपना पानी गिराते हैं वहाँ डेल्टा का निर्माण करेंगे। क्योंकि ये नदियाँ हैं ना वो क्या करती हैं, जहाँ से पहाड़ों से आ रही हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी कंकड़ पत्थर, उन सबको अपने साथ पानी के साथ बहा कर लेके आ रही है, तो उन सबको जमा भी तो यहीं करेगी ना, उसे डेल्टा कहेंगे, ठीक है। और वितरिका क्या होती है आपकी, वितरिका आपको दिख रही है छोटी छोटी जैसे इस टाइप की शेप बन रही है, ये अलग अलग क्या होते हैं, यहाँ पे जो मिट्टी का जमाव हो जाता है इसे हम वितरिका कहते हैं, ठीक है। और सहायक नदियाँ क्या होती हैं, जैसे ये नदी है और ऐसे लगा लो यहाँ से एक नदी और निकल रही है इसके साथ में है, या फिर ये नदी जो साथ में आ रही है यहाँ से, ये सहायक नदी हो जाएगी, इसको हेल्प कर रही है आगे बढ़ने के लिए। अब इससे आगे है आपके सामने ये बता दें झील क्या होती हैं, जहाँ पानी यहाँ से नदी आ रही थी तो इसके साथ मिलेगी, यहाँ नदी आ रही है, यहाँ नदी आ रही है, लेकिन यहाँ पे अलग से पार्ट में ऐसे झील यानी पानी अलग से इकट्ठा हो गया, उसे झील कहेंगे। क्योंकि ये कहीं भी नहीं जा रही, ये नदी ये बस ऐसे ही बना हुआ है, इसके अंदर पानी है, यानी कहीं भी ये समुद्र से साथ कनेक्ट नहीं है, बस यहीं पानी इसका इकट्ठा हो रखा है, इसे हम झील कहेंगे, ठीक है। अब इससे आगे आता है स्थल संधि। स्थल संधि होती है जो 2 लैंड मास को आपस में जोड़ते हैं, आपको दिख रहा है जो ये वाला मास है आपका, लैंड है ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को ये हिस्सा जोड़ रहा है, तो इसे हम स्थल संधि कहेंगे, क्या कहेंगे, स्थल संधि, ठीक है। और जहाँ पानी के किनारे किनारे व्हाइट कलर का पार्ट दिख रहा है आपको, इसे हम कहते हैं तट, जैसे हम कोस्टल लाइन बोलते हैं, इसे हम तट कहते हैं, यानी इस तरफ पानी है इस तरफ जमीन है, इसे हम तट कहेंगे, ठीक है। हो गया आपका ये। इससे आगे जल संधि क्या होता है, जल संधि हो जाएगा ये वाला, थोड़ा जूम करती हूँ मैं आपको, ये देखो आप, ये जो है स्थल से ये दोनों यहाँ से जुड़े हुए, ग्रीन कलर का कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये स्थल संधि है, ये यहाँ है और ये यहाँ है, लेकिन बीच में जल है जिससे जुड़े हुए हैं, ये दोनों यहाँ से पुल बना के जा सकते हैं, इसे हम जल संधि कहते हैं। अब प्रायद्वीप और द्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप वो होता है जो तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, और द्वीप जो होता है जो मुख्य रूप से हर जगह से पानी से घिरा हुआ है, यानी पानी के बीचों बीच जो होता है उसे द्वीप कहते हैं। लेकिन प्रायद्वीप कहीं ना कहीं स्थल भाग से जरूर कनेक्ट मिलेगा आपको, ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। और सारी बातें मैंने अब करवा दी हैं, और क्या पार्ट रहेगा बस ये बताना था आपको, ठीक है। 2 बार से फटाफट रिवाइज करते हैं हम। पर्वत श्रृंखलाएं, बहुत सारे जो पर्वत है क्रमबद्ध रूप से एक श्रेणी में होते हैं, उसे हम पर्वत श्रृंखलाएं कहते हैं। उनमें से क्या होता है आपके इस तरीके के पर्वत होते हैं, पर्वतों में उनकी सबसे ऊंची चोटी होती है, उनसे कम ऊंची जो होती है वो पहाड़ी होती है, पठार समतल, लेकिन मैदान पर्वत से थोड़ा समतल लेकिन मैदान से थोड़ा सा उबड़ खाबड़ पठार होते हैं आपके, घाटी जो बहुत सारे पर्वतों के बीच से जो प्लेन एरिया होता है, जैसे घाटी कहते हैं। झील, ये नदियाँ हो जाएंगी आपकी, झील कहाँ से आती हैं, ग्लेशियर पर्वतों से बहकर आती है, अपने साथ कुछ ना कुछ कंकड़ पत्थर सब चीज़ें बहा कर लेके आएंगी और कहाँ जाकर गिरा देंगी, समुद्र के अंदर गिरा देंगी, और वहाँ जो गिराती हैं जो ये सारा आपको दिख रहा है ना, इस सारे से डेल्टा कहते हैं, ठीक है। यहाँ बहुत सारे ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, बहुत सारी दिशाओं में ऐसे फैल सी जाती है, इसे हम वितरिका कहते हैं। और जो इसको हेल्प करती है, जो नदी एक दूसरी नदी को, जैसे कि गंगा की सबसे सहायक नदी, मुख्य सहायक नदी यमुना है, ऐसे, ठीक है, इसे हम सहायक नदी कहेंगे। झील जो अपना पानी एक एकत्र अलग तरीके से करती है, जहाँ समुद्र से कोई कनेक्शन नहीं होता, उसे झील कहते हैं। प्रायद्वीप जो होता है वो तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है, लेकिन द्वीप जो होता है वो चारों तरफ पानी से घिरा होता है। स्थल संधि वो होता है जो 2 लैंड मास को कहीं ना कहीं भूमि से कनेक्ट करता है। जल संधि जो 2 लैंड मास को जल से कनेक्ट करता है। और तट वो होता है जो एक तरफ स्थल भाग है, भूमि है, और एक तरफ क्या जल है, उसे हम स्थल संधि कहेंगे। होप्स आपको समझ में आ गया। इससे आगे हम पढ़ते हैं। देखो मैंने बताया तो आंतरिक क्रिया होती है, पृथ्वी में हमेशा मोशन चलता रहता है, पृथ्वी गतिशील है, जहाँ हम बैठे या जहाँ भी हम रहते हैं उसके नीचे जो पृथ्वी है वो क्या कहते हैं, मूवमेंट करती रहती है। दूसरी ओर, वो तो मैंने बताया आपको आंतरिक। अब हम कहते हैं दूसरी है बाह्य प्रक्रिया, स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। किस तरीके से जो स्थल भाग वो बनता है, टूटता है, कैसे होता है, पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन यानी कैसे कि पृथ्वी की जो सतह घिसकर टूट जाएगी, उसका हिस्सा अलग हो जाए, उसे अपरदन कहेंगे। अपरदन की क्रिया के द्वारा सह नीची हो जाते हैं, उसे निक्षेपण कहेंगे। न से नीची, न से निक्षेपण, जो सतह है वो घिसकर टूट जाएगी उसे अपरदन कहेंगे। फिर अपरदन की क्रिया जो चलती रहेगी लगातार, तो उससे क्या होगा, सह नीची हो जाएगी, जिसे हम निक्षेपण कहेंगे। एग्जाम्पल भी देंगे बट
एक बार इसमें से पढ़ो आप, उसे निक्षेपण कहते हैं। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु या बर्फ के द्वारा होती हैं। हम देखो मैं आपको बताती हूँ। अपरदन क्या होता है? टूट कर घिस जाना। जैसे कि लगा लो पहाड़ से क्या है आपकी, ये पहाड़ है आपके, यहाँ से नदी बह रही है, पहाड़ से जब नदी आती है तो पहाड़ है जो पर्वत है उसमें से कुछ टूट कर, कुछ हिस्सा टूट कर जो है उस नदी में चला जाता होगा, तो ये अपरदन हो गया ना, कि वो अपने साथ बहा कर ले गई उन चीज़ों को, और जहाँ पे उन चीज़ों को छोड़ देगी, अपरदन की जो क्रिया जहाँ वो करेगी उसे निक्षेपण कहते हैं। नदियाँ हैं पहाड़ों से आती हैं, क्या लेके आएंगे अपने साथ? आपका जैसे मिट्टी है, कंकड़ पत्थर, ये सब चीज़ें लेके आएंगे, उसे अपरदन कह देंगे। जैसे बहाव में जब स्पीड से चलते हैं तो अपने साथ लेके जाते हैं, लेकिन जहाँ उनकी स्पीड स्लो होती है तो वहाँ उन चीज़ों को छोड़ भी तो देंगे। जैसे अवसाद भी बोलते हैं, अवसाद अपरदन, यानी कि उन चीज़ों को अपने साथ बहा कर ले आएगी, और जहाँ उन चीज़ों को छोड़ देती है उसे हम निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेपण। ये वायु के द्वारा भी होता है, जल के द्वारा भी, बर्फ के द्वारा। वायु के द्वारा कैसे? बहुत तेज हवाएं चलती है रेगिस्तान में, मान लो बहुत ज़्यादा हवाएं चलती है, और मिट्टी कितनी तेज गति से उड़ती है, तो हवा में वो मिट्टी होती है, लेकिन जहाँ वायु की स्पीड स्लो होती है वहीं की वो सारी मिट्टी गिर जाती है, तो वहाँ वो चीज़ निक्षेपण होगी ना, वहाँ वो चीज़ जम गई ना, मतलब गिर गई ना, ऐसे लगा लो आप, यानी कहीं और की चीज़ उठ के वहाँ आ गई। ठीक है, लेकिन किसके द्वारा? जल, बर्फ और वायु के द्वारा। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई, ढाल के आधार पर पढ़ते हैं, जैसे पर्वत है, पठार, मैदान, इन सब के। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारे पर्वत के बारे में। ठीक है, ये एग्जांपल आपके सामने रखे, बहुत सारे ऐसे पेपर ये पढ़ लेना, एक्टिविटी, बहुत सारे पेपर ऐसे इकट्ठे करके आप उसको दोनों तरफ से फोर्स लगाओगे तो बीच से वो हिस्सा उठ जाएगा, जैसे हम पर्वत कहते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, नेचुरल जो ये है बने हुए, हमने किसी ने, हम सब ने मिलकर नहीं बनाया उसे, नेचुरल है ये। ठीक है, पर्वत का शिखर चौड़ा, छोटा, और आधार चौड़ा होता है। आपने देखा होगा पर्वत का जो बेस है वो तो क्या होगा? चौड़ा होएगा। जो शिखर है ऊपर जैसे जैसे जाता जाएगा, जाते जाते शिखर जो है उसको छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो सबको पता है इस बात का। तो यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। जैसे आसपास लगा लिया हमारा घर है तो पर्वत इतना ऊंचा मिलेगा, यहाँ से बेस इसका चौड़ा होएगा, यहाँ इसका क्या हो जाएगा? शिखर छोटा हो जाएगा। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? जलवायु ठंडी होती जाएगी, टेम्परेचर क्या डाउन में आता जाएगा। कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो उसे बर्फ की क्या कहते हैं? जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, हमेशा कहते हैं बर्फ से ढके रहते हैं बहुत सारे पर्वत। ठीक है, तो कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, उसे हम हिमानी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हिमानी। यहाँ कुछ ऐसे ही पर्वत है जो समुद्र के अंदर हैं। आपको पता है कि समुद्र के अंदर भी बहुत सारे पर्वत होते हैं। ठीक है, जिन्हें आप देख नहीं सकते, अब समुद्र के अंदर जाकर थोड़ी देख सकते हो आप उसको, है। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते, कि वहाँ की जो जलवायु बहुत कठोर होती है, जो नॉर्मल जो इंसान है वहाँ नहीं रह पाता, उसको अपनी सारी मूलभूत आवश्यकताएं उसकी पूरी नहीं हो पाती, इस वजह से बहुत कम लोग वहाँ निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। अगर तीव्र गति से खड़ी ढाल वाला है तो उस पर कैसे तो चढ़ाई होगी, कैसे अगर हमने यहाँ घर बनाया खड़ी ढाल है तो कैसे हम तो फिसल ही जाएंगे, फिर हम चलना उतरना कैसे सारे काम होंगे हमारे। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला है, और तथा कृषि योग्य भूमि की भी कमी है, वहाँ कृषि भी हम नहीं कर पाएंगे। इंसान कहाँ रहता है? नदियों के आसपास वाले क्षेत्र में रहता है, जहाँ वो मुख्य सही रूप से कृषि कर पाए, रह पाए। ठीक है, अपना जीवन यापन कर पाए। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होते हैं, श्रृंखला कहते हैं। श्रृंखला क्या होती है? जो कोई भी चीज़ कर्म से होती है, यानी सीक्वेंस में कोई काम होता है, तो पर्वत की एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होने को उसे श्रृंखला कहते हैं। आपको दिख रहा है? देखो ये आपके सामने है पहाड़, आप देखो कितने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, उबड़ खाबड़, तो किस तरीके से यहाँ पे तो कोई भी निवास नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे खेती के लिए आवश्यक यहाँ पे भूमि भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये देखो वलित पर्वत क्या होता है? जिनमें वलय पड़ जाता है, ऐसे ऐसे जो वलय पड़ जाता है इसे वलित पर्वत कहते हैं। इसके ऊपर की लेयर को क्या कहते हैं? भूपर पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर पट्टी। ठीक है, अब इससे आगे फटाफट देखेगा, बहुत ही अमेजिंग है आपके सामने फैक्ट कि प्रशांत महासागर बताया था ना। प्रशांत महासागर कहाँ होता है आपका? यहाँ आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, तो यहाँ आपका प्रशांत महासागर, यहाँ अटलांटिक है, यहाँ यूरोप है, कॉन्टिनेंट बता रही हूँ, कल करवाए थे मैंने बहुत अच्छे से। यहाँ आपका यूरोप है, यहाँ आपका एशिया है, यहाँ आपका अफ्रीका है। ठीक है, यहाँ हिंद महासागर है, फिर और यहाँ क्या आपका ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ फिर से प्रशांत महासागर है। ये पृथ्वी गोल है, इसलिए आपको 2 बार मैप के अंदर 2 बार प्रशांत महासागर दिखाया जाता है। तो प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत है जो हवाई द्वीप पर है, सागर की सतह के नीचे है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 10,205 मीटर। आप खुद देखो, जो हमारा सबसे ऊंचा, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा जो माउंटेन है ना, वो हमारा कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर, जो कि हमारा ऊंचा है। लेकिन अगर ये जो मोनाकी पर्वत है, ये अगर हमारी जमीन पर होता ना, समुद्र तल से ऊंचाई पर होता, तो सबसे लंबा पर्वत, बड़ा पर्वत यही होता है, लेकिन ये समुद्र के नीचे है। ठीक है, तो याद रखना है कि समुद्र के नीचे है आपका मोनाकी पर्वत, हवाई द्वीप पर है, प्रशांत महासागर के अंदर, जिसकी ऊंचाई कितनी? 10,205 मीटर। कितनी ऊंचाई? 10,205 मीटर। अब इससे आगे बहुत से पर्वतीय जो तंत्र है समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, इस तरीके से क्रम में होंगे, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। जैसे हिमालय है, आल्प्स है, एंडीज है। ठीक है, हिमालय कहाँ है आपका? एशिया में है। आल्प्स कहाँ है आपका? यूरोप में। याद रखना है आपको। दक्षिण अमेरिका में क्या आपका? एंडीज पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये सारा आप ध्यान रखिएगा। हर पर्वत की क्या होती है? ऊंचाई, आकार, हर तरीके से वो भिन्न होते हैं। ठीक है, अब है कि पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। तो वलित,
एक होता है भ्रंशोत्थत और एक होता है ज्वालामुखी। ठीक है, तो वलित में आपको बता दें इस तरीके से वलय पड़ जाने को हम वलित पर्वत कहते हैं। तो जानते हैं हम। अब एग्जाम्पल याद करने के, जो हिमालय और आल्प्स हैं वो वलित पर्वत हैं। क्या है आपके वलित पर्वत, जो वलय पड़ने के कारण उनका निर्माण हुआ है, हिमालय का और आल्प्स का ही वलित पर्वत है, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ है, शिखर शंकुआकार शंकुआकार इस तरीके से होता है आपका। लेकिन जो भारत की अरावली है श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत है। अगर आपसे सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला पूछे तो वो हिमालय है। सबसे अगर आपसे ओल्डेस्ट पुरानी पूछे तो वो अरावली है। और जो हिमालय है और आपके आल्प्स, जो कि आपके यूरोप में जो आल्प्स हैं वो किसकी श्रेणी है, वो आपके किसके हैं, वलित जो पर्वत है उनकी कैटेगरी है ये। इससे आगे है अप्रदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन और रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देने के कारण इनकी ऊंचाई कम होती है। बहुत पुराने वलित पर्वत है। कौन कौन से हैं आपके, अपलेशियन और कौन से आपके यूराल माउंटेन। इससे आगे जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तो ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है। कोई भाग टूट कर गिरेगा तो वहाँ से विस्थापन नहीं हो जाएगा, उसे हम भ्रंशोत्थत कहते हैं। भ्रंशोत्थत कैसे याद करोगे, भ्रंश यानी इस तरीके से आपके जो टुकड़े हैं वो गिर जाते हैं, अलग हो जाते हैं, धस जाते हैं, उसे हम भ्रंशोत्थत पर्वत कहते हैं। जैसे कि ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धसे हुए को द्रोणिका कहेंगे। ऊपर वाला का जो है इसको उत्खंड कहेंगे, जो नीचे धस गया क्योंकि यहाँ टुकड़ा टूट गया तो इसे हम कहेंगे द्रोणिका। ठीक है, ये हो गया आपका। जैसे एग्जाम्पल आपका यूरोप की राइन घाटी या वोस्जेस तथा पर्वत इस तरह के तंत्र के उदाहरण हैं। यानी अगर आपसे पूछो वलित पर्वत के उदाहरण कौन है, अपलेशियन है और आपका हिमालय है। पूछे भ्रंशोत्थत के उदाहरण कौन से आपके, तो आपका कौन सा हो जाएगा, यूरोप की राइन घाटी है या वोस्जेसस पर्वत है। ठीक है, अब ये कैसे हुए, लगा लो ये पूरा का पूरा आप इस तरीके से आपका एक पर्वत है, क्योंकि गोलाई में होते हैं ये। ठीक है, इस तरीके का आपका एक पर्वत है, तभी तो उनकी ऊंचाई थोड़ी सी कम दिखाई देती है। तो क्या है, कोई ना कोई टुकड़ा उसका वहाँ से गिर गया, टूट गया, तो क्या हो जाएगा, जो हिस्सा ऊपर की तरफ उठ गया वो उत्खंड कहेगा, जो नीचे की तरफ गया उसे द्रोणिका भ्रंश कहेंगे। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि पृथ्वी में लगातार, पृथ्वी जो है हमारी गतिशील है, इस वजह से कोई हिस्सा उठ जाता है, कोई धस जाता है, तो उठने वाले को उत्खंड, धसने वाले को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। एग्जाम्पल कौन से इसका, आपका यूरोप की राइन घाटी और वोस्जेस पर्वत है। इससे आगे आपको सामने ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं, जो ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण होते हैं। बहुत से ज्वालामुखी हैं जो हमारी पृथ्वी की सतह पर हैं, बहुत से जो पृथ्वी के अंदर हैं आपके। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर कौन सा ज्वालामुखी, बैरन ज्वालामुखी है, जो कि अंडमान निकोबार के अंदर है। ठीक है, इस तरीके से जो जमीन के अंदर होते हैं वो ज्वालामुखी क्या करते हैं, टूटते हैं या फिर फूटते हैं, तो क्या होंगे, जमीन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, वहाँ से क्या होता है, पर्वत का उनकी जो लेयर के ऊपर जो राख वो है जम जाती है, उनकी लेयर के ऊपर लेयर जम के क्या होता है, पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो ज्वालामुखी पर्वत वो ज्वालामुखी क्रियाओं के बनते हैं, जैसे अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो है, जापान का फ्यूजियामा है, ये दोनों पर्वत ज्वालामुखी के उदाहरण पूछ लेगा आपसे। क्या है आपका, माउंट किलिमंजारो है आपका अफ्रीका के अंदर है आपका, और जापान के अंदर फ्यूजियामा है। ठीक है, पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। क्यों होता है, सोचो कि पर्वत काम क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों, क्या जरूरत है इनकी, नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, और होंगे तो क्या कर लिया इन्होंने, चलो बताते हैं क्या कर लिया इन्होंने। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहकार होते हैं, यानी कि जल को स्टोर करने का काम करते हैं। बहुत सी नदियां ही नीचे निकलते हैं, जैसे कि ध्यान रखो आप, गंगा है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हैं। ग्लेशियर कहाँ होता है, पर्वत है, इसके ऊपर जो हमेशा बर्फ से ढक जाता है, तो पिघलने से क्या होता है, इसका जो पानी है बर्फ का पिघल कर तो नदियाँ बनती है। तो गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, फिर उसकी सहायक नदी यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलते, तिब्बत के पठार से अभी क्या निकलते, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये नदियाँ निकालने, तभी तो इसे जल संग्रह का, क्योंकि यहाँ से नदियों का मतलब उद्गम होता है। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों से होता है। जलाशय हिमानी वो होता है जो पर्वत बर्फ से ढके रहते हैं। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। फिर पर्वतों के जल का उपयोग हम सिंचाई करने के लिए, बिजली बनाने के लिए करते हैं। नदी, घाटियां, वेदिकाएं, कृषि करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति, जीव जंतु पाए जाते हैं जो बहुत तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। लाइक वनों से हमें ईंधन मिलता है, ईंधन मिलता है, चारा, आश्रय जब भी हम रहते हैं, गोंद, रेजनी, सारी चीज़ें हमें प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वत भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए करते हैं, यानी कि दूर दूर से लोग घूमने के लिए भी आते हैं वहाँ पर, उसके ऊपर चढ़ाई भी करते हैं। जैसे कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले सबसे पहले कौन थे, हमारी बछेंद्री पाल, कल वाली वीडियो में किया था। 2 बार किसने फतह किया था, किसने किया था, आपके संतोष यादव ने किया था। ठीक है, और जापान की पहली रहने वाले जुंको तोबई, जिसने फर्स्ट टाइम फीमेल पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। और जैसे पैराग्लाइडिंग हम करते हैं, पर्वतों पर करते हैं, जैसे एडवेंचर करते हैं, हैंग ग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है, स्कीइंग है आपकी। क्या आप हिमालय स्थित कुछ ऐसे स्थानों के बारे में बताया जा सकते हैं जहाँ हम खेल खेलते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपके सामने पर्वत है, कितने अच्छे से आपको दिखा रखा है, ये आपके सामने पर्वत है। अब ज्वालामुखी पर्वत एक्चुअल में होता कैसे, देखो ज्वालामुखी पर्वत बाहर से तो हमें दिखने में लगा लो ऐसे दिखेगा, ऊपर क्या होता है, इसका एक मुंह ऐसे खुला हो, जैसे हम क्रेटर कहते हैं, ये कहते हैं क्रेटर। अब यहाँ क्या हो रहा है, सारी की सारी गति हो रही है, फिर यहाँ से क्या करेगा, ऐसे जब लावा बिल्कुल फट जाता है गर्म होने के बाद, ऐसे फूटने की कोशिश करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो जहाँ से ये छोटे छोटे टुकड़े से गिरते हैं इसे हम लावा कहते हैं। यहाँ पे ज्वालामुखी के अंदर राख होएगा, गैस निकलते हैं बहुत सारे। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिखा ज्वालामुखी शंकु तथा निर्माण राख लाव उनकी परतों के जमने से होता है।
किनारों पर जो चट्टानें हैं ये फिर सारी की सारी पिघल जाती हैं। ठीक है, ऐसे आपके पर्वत ज्वालामुखी होते हैं। ये आपका खेल दिखा रखा है, जैसे हम देखते हैं ना पहाड़ों पर, बर्फ वाले पहाड़ों पर इस तरीके से करते हैं। इस खेल का आपको नाम बताना है, कमेंट करके ज़रूर बताना। पहाड़ पर्वत हमने कर लिया। अब हम आते हैं पठार के पास। पठार जो है उठी हुई सपाट भूमि, जैसे कि आपके टेबल होती है तो उठी हुई सपाट भूमि ये होती है, ऊबड़ खाबड़ नहीं होती, सपाट होती है ये। ठीक है, इसे हम पठार का, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है आपका तिब्बत का पठार। ठीक है, पठार उठी हुई सपाट भूमि, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर लूँ मैं, हाँ ठीक है। पठार जो है उठी हुई सपाट भूमि होती है, आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। इसका ऊपरी भाग मेज के समान होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की जो ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कुछ 1000 मीटर तक ही होती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं, जैसे कि सबसे नया पर्वत कौन सा है आपका, माउंट हिमालय श्रेणी है आपकी, और पुरानी है आपकी अरावली है। इसी तरीके से पठार में भी नए और पुराने हो सकते हैं। तो पर्वतों की तरह पठार भी नए पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार, ठीक है, पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार है वहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया में पश्चिम पठार है, इसके उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा है। अगर ये हमारा भारत है तो यहाँ आपका तिब्बत का पठार है। वहीं से तो आपकी सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है ना, तो वो कौन सा आपका तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा आपका तिब्बत का पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से, मैंने कल आपको बताया था कि किस तरीके से ऊंचाई मापी जाती है। आपकी समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती है 4000 से 6 मीटर तक होती है। पठार बहुत उपयोगी होता है। बिना काम क्या है, होतों के पठार, ठीक है हमने जान लिया। काम क्या, कुछ काम भी तो करते होंगे, फालतू में थोड़े हैं, तो काम देखते हैं। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे खनिज मिलते हैं हमें। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन जो क्षेत्र हैं जहाँ से हमें खनिज मिलते हैं पठारी भागों से ही मिलते हैं। अफ्रीका का पठार में जैसे हमें सोना मिल गया, हीरा, क्योंकि धातु वगैरह मिलती हैं। बाद में छोटा नागपुर का पठार जहाँ से लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जलप्रपात बनते हैं, वाटरफॉल्स जिसे हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ नदी ऊंचाइयों से गिरती है। जहाँ भी नदी ऐसे ऊंचाई से गिरेगी तो वो क्या बनेगा, वहाँ पे वाटरफॉल बनेगा, झरना जिसे हम कहते हैं, वाटरफॉल, जलप्रपात। तो भारत के अंदर छोटा नागपुर पठार है, वहाँ से एक स्वर्णरेखा नदी बहुत ऊंचाई से गिरती है तो वहाँ पर हुंड्रू जलप्रपात बनता है। कर्नाटक में जोग जलप्रपात है आपका, ये एग्जाम्पल याद करने कौन से आपके, छोटा नागपुर पठार से कौन सी आपकी है, स्वर्णरेखा नदी से हुंड्रू जलप्रपात है। कर्नाटक में जोग जलप्रपात है शरावती नदी से, तो जो कि बहुत ज़्यादा इनकी जो लावा पठार से, पठार में क्या था, काली मिट्टी पाई जाएगी। तो जो काली मिट्टी की जो प्रचुरता पाई जाती है ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, वो खेती के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आपको पता है जो काली मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों पर रमणीय स्थान भी होते हैं कि लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं, जो पठार के लिए काफ़ी आकर्षित होते हैं। ठीक है, इससे आगे हम देखते हैं पठार हमने पढ़ लिया। हम बढ़ते मैदान, जहाँ हम निवास करते हैं, हमारा घर समतल मैदान पर है। तो मैदान क्या है, मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। ये समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कितने याद रखें, 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। पठार आपके कितने ऊंचे होते हैं, आपके पठार आपके 4 से 6000 मीटर के ऊंचे होते हैं। देखो तो 6000 से 8000, यानी 6000 से जो अबोव होते हैं, यानी देखो 6 के से जो अबोव होते हैं वो तो हो जाएंगे आपके पहाड़। 6 के से जो बिलो होते हैं वो हमारे पठार हो जाएंगे। ठीक है, और उनसे 6 के से जो बिलो, या फिर जो आपके कुछ 200 मीटर के में होते हैं, ये होते हैं आपके मैदान। ठीक है, कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिले तरंगित भी होते हैं। अधिकांश मैदान में नदियाँ उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तो अप्रदन कर देती है। अप्रदन मैंने बताया ना क्या होता है, जब नदी अपने साथ बहाकर अवशेष लेके आती है और वो उनको गिरा देती है और उनसे समतल मैदान बनता है। वे अप्रदित पदार्थों को अपने साथ लेकर आगे की ओर बढ़ती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले क्या क्या ढोती हैं नदियाँ, पत्थर ले लिया, बालू, सिल्ट, वे घाटियों से निक्षेपित होती हैं। इन निक्षेपों से, निक्षेप यानी जहाँ वो अपना अप्रदन किया और सारा सामान गिराती है उसे हम निक्षेपण कहते हैं। सामान्यतः मैदान बहुतों को उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन उपजाऊ तो होंगे ही क्योंकि मैदान है, मैदान में तुम खेती करेंगे भाई। यहाँ परिवहन के साधनों का भी निर्माण, जब मैदान में जो कुछ भी काम करते हैं सारा मैदान में है। ये कृषि है आपकी, परिवहन है आपका। मैदान विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या भी वहीं रहेगी, नदियों के आसपास। नदियों द्वारा बनाए गए बड़े बड़े मैदान लाइक एशिया है, उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र जो मैदान बनाती है। चीन में यांगटीसी नदी मैदान बनाती है आपकी। मैदान मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या यही निवास करते हैं। क्योंकि मकानों को बनाने के लिए हम समतल जो प्लाट हम खरीदते हैं वो समतल तो खरीदते हैं, ऊबड़ खाबड़ थोड़ी खरीदते हैं, कोई नहीं खरीदता ऐसा, सब समतल खरीदते हैं। तो मैदान के अंदर ही वो आपका जो समतल भाग है वहाँ से खरीदते हैं। उपजाऊ मिट्टी के कारण भी यह भाग खेती के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका। भारत में गंगा का मैदान, देश में सबसे अधिक जनसंख्या, वो पता है गंगा नदी इस तरीके से गंगोत्री ग्लेशियर से यहाँ से यूपी, बिहार, झारखंड यहाँ से बहती हुई या फिर पश्चिम बंगाल से होती बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, यहाँ से उसकी जो है यमुना नदी सहायक नदी, और भी बहुत सारी नदियाँ उसकी, रामगंगा है, कोसी है, सिंध, बेतवा, बहुत सारी नदियाँ हैं जो उसकी सहायक नदी हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, बहुत बड़ा मैदान बनाती है क्योंकि जो भी यहाँ से भाग कर लेके आएगी, यहाँ सब कुछ गिरा देगी तो यहाँ मैदान का निर्माण हो जाएगा।
इससे आगे स्थल रूप व लोग, हमने मैदान पढ़ लिया, फटाफट से स्थल रूप किस टाइप से वहाँ के लोग निवास करते हैं। तो स्थल रूपों में विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। हर किसी की अपनी अलग लाइफ स्टाइल है। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन बहुत कठिन होता है, आपको पता। देखो अब मैं आपको एग्जांपल दूँ, हमारे सामने हमारे घर के आगे गली किसी ने फोड़ दी भाई, गली फोड़ दी, ऊबड़ खाबड़ हो जाता है। वो गली क्रॉस करने वाले कितनी डिफिकल्ट होती है। यहाँ वहाँ से ईंटों के ऊपर से पैर रख के जाएंगे तो परेशान होता है। हम कहते हैं अब तो बहुत परेशान हो गए, पता नहीं कब गली ठीक होएगी और हम बिल्कुल सही तरीके से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। तो अब ये तो आपकी गली थी और ये सोचो आपका घर पहाड़ के ऊपर है, कितना ऊबड़ खाबड़, कितनी कुछ चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। छोटी सी चीज़ आपको लेने जानी है, पहाड़ से नीचे उतर के जाओगे, फिर ऊपर चढ़ के जाओगे, इतना डिफिकल्ट होता है, इतना टाइम कंज्यूम हो जाता है और रिस्क भी रहता है गिरने का, डरने का। तो इस तरीके से पहाड़ों के ऊपर कोई नहीं रहता, हर कोई समतल जमीन पर रहना चाहता है। तो वहीं पर हमारा जो जीवन यापन अच्छे से हो पाता है, पर पहाड़ों पर रहना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैदानों क्षेत्रों का जो जीवन है पर्वतीय क्षेत्र की तुलना बहुत आसान है। मैदान में फसलें हम उगाते हैं, जहाँ फसलें उगेंगी, जहाँ कृषि होएगी, वहीं तो हम निवास करेंगे। फसलें उगाना है, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में। तो पर्वत के ऊपर आप सड़क बनाओ, एक नॉर्मल जमीन पर बनाओ, तो कितना फर्क है उसमें। पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार से स्थल रूपों पर रहने के लिए लोगों के रहन सहन के तरीके भी अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी आ जाए, कभी तूफान, बाढ़ हो जाए, बहुत कुछ विनाश करते हैं। आकस्मिक घटनाओं के बारे में हमें जागरूकता लोगों के लिए करनी चाहिए ताकि लोग इससे पहले अवेयर रहें। हम कितने तरीके से जल व स्थल का उपयोग मिला सकते हैं, तो आप खुद पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा। उसमें रीडिंग कर देती हूँ कि प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं। उपजाऊ भूमि, जहाँ उपजाऊ भूमि है वहाँ मकान बना लेंगे। बता, वहाँ तो फसल उगनी थी, वहाँ हमने मकान बना लिया, तो गई ना वो, वेस्ट गई ना वो जमीन। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, कूड़ा किसी भी भूमि या पानी में फेंक देंगे, वो आगे जाके देखो ऐसे ब्लॉकेज हो जाती है आपकी। हमें प्रकृति के बहुत सुंदर वरदान हमें मिला हुआ है, लेकिन हम उसका अच्छे से उपयोग नहीं करते हैं। उपलब्ध भूमि केवल हमारे लिए ही उपयोग की नहीं है, बल्कि हमारा कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम उसे सुरक्षित रखें। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। बस मैं बता देती हूँ कि स्वस्थ भारत जो मिशन है वो आपका कब चलाया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को स्वस्थ जो भारत मिशन है पीएम मोदी जी के द्वारा चलाया गया था। कब तक चलाया गया था, 2019 तक चलाया गया था, ताकि हर जगह हम जो है स्वच्छता बनाए रखें। ठीक है, चाहे पानी हो, चाहे जल हो, सॉरी स्थल हो, चाहे कुछ भी, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सारी इमेजेस आप देख लीजिएगा, ये सारा इसके अंदर एक्टिविटी दे रखी है, आप कर लीजिएगा। देखो ये था आपका चैप्टर, कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर, मेरे को पता ही नहीं चला कब मैंने आपको पढ़ा दिया, कब वीडियो का एंड आ गया। ठीक है, अब तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। प्रमुख स्थल रूप मैंने बता दिया। पर्वत पठार में अंतर बता दिया। पर्वतों की ऊंचाई होती है, उससे कम ऊंचाई पठार के होते हैं, जो समतल मैदान होता है आपका। पर्वतों में विभिन्न प्रकार, 3 प्रकार मैंने आपको बताया था। कौन से, बंशोधर था, ज्वालामुखी था, आपका एक कौन सा था, वलित पर्वत था। मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी खनिज मिलते हैं यहाँ पे। मैदानों का निर्माण किस प्रकार से होता है, नदी अपने साथ बहाकर जो अपरतन के द्वारा निक्षेपण करती है, उससे मैदानों का निर्माण होता है। नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले क्यों होते हैं, क्योंकि नदियों के आसपास ही लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ से ही क्या करेंगे, अपनी फसलों के लिए उन्हें पानी भी तो चाहिए ना, फसलों की सिंचाई वगैरह करेंगे। पर्वतों पर जनसंख्या कम क्यों होती है, क्योंकि वहाँ का जीवन बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। पर्वत पठार से कैसे भिन्न है, पर्वत पठार से कैसे भिन्न है, ऊंचाई से। कैसे हैं, ऊंचाई से। हिमानी कहाँ पाई जाती है, हिमानी कहाँ पाई जाएगी, आपके पर्वत पे हिमानी, वहीं से तो आपकी नदियाँ बहेंगी, बर्फ पिघलेगी तब। दक्कन पठार कहाँ स्थित है, आपका भारत के अंदर। यांगटीसी नदी आपकी चीन के अंदर। यूरोप की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला आपकी एल्प्स है, एल्प्स। ठीक है, रॉकीज आपके उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इससे आगे है आपका समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्रों को मैदान कहते हैं। आपके हिमालय व आल्प्स में आपको बताया था, वलित पर्वत के उदाहरण है। क्षेत्रों में खनिज कहाँ मिलेंगे, पर्वत में। पर्वतों का एक क्रम है क्या, श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला का एक क्रम होता है। कृषि का सबसे उत्पादक क्षेत्र आपका मैदान होता है। क्या होता है आपका मैदान। ये थे आपके सारे वीडियो, सब कुछ मैंने आपको बिल्कुल टिप्स बताया। मेरे को पता ही नहीं चला, इतना इंटरेस्टिंग वीडियो थे, मेरे को पता नहीं चला कब टाइम हो गया आपका। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने आपको चैप्टर जो कौन सा है आपका 6 चैप्टर है, आई थिंक 6 चैप्टर मैंने आपको ज्योग्राफी करवाते हैं। 1-2 चैप्टर और रहते होंगे, वो कंप्लीट करवा के मैं क्लास 7 की NCERT स्टार्ट करूँगी। तो आप डेली से बने रहिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला। बहुत बार मैं कह चुकी हूँ NCERT को इग्नोर ना कीजिएगा। अगर NCERT को आपने इग्नोर किया तो जहाँ भी आपको जॉब लगने पढ़ना है वो आपको इग्नोर कर देगा। ठीक है, सीधी सी बात है। ये सारा हो गया। अब मैं स्ट्रैटेजी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। डेली शाम को मैं एक स्ट्रैटेजी की वीडियो डालती हूँ जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप उसे जरूर चेकआउट कीजिए। कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछो, वीडियो को शेयर करो। शेयर बहुत कम करते हो आप लोग। हाँ, व्यूज़ पढ़ते हो आप अच्छे से, वॉचिंग बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वीडियो को लाइक करते हैं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।